दोस्तों आज पेश है अंतरिक्ष के डाकू। ये एक और चित्र है दोस्तों। डॉक्टर जान अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करने में इतने मस्त थे कि उन्हें यह भी मालूम नहीं चल पाया कि फौलादी सिंह कब उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था और फौलादी सिंह की जेब में बैठा था लंबू। अंकल गुड मॉर्निंग, अंकल गुड मॉर्निंग। अंकल जान एकदम चौंक उठे। अरे तुम दोनों कब से यहाँ खड़ी हो? लंबू खुदक कर टेबल पर आ गया। अंकल पूरे 2 घंटे सफ़र किया है। आखिर अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अब कौन सी औषधि के फेरे में हैं आप अंकल? और कौन सी बेटे? अब तो सबसे पहले एक ही औषधि बनाने का उद्देश्य है जो लंबू का कद बढ़ाकर उसे फिर से सामान्य कर दे। आप भी किस चक्कर में पड़े हैं अंकल? नहीं बेटे, मेरे कारण ही तो तुम्हें यह कष्टदायक आकार मिला है। अरे अंकल, मुझे काहे का कष्ट? अंकल मैं तो बहुत मजे में हूँ। हाँ अंकल, ये तो बोने आकार को पाकर बहुत खुश है। अब आप ही देखिए, मजे में फौलाद की जेब में बैठा घूमता रहता हूँ, ना खाने का झंझट ना पहनने का। पर मेरी जेब में बैठने का अब मुझे किराया देना पड़ेगा, समझे? कहीं भी बेकार रोक टोक जा सकता हूँ। टिकट नहीं, टैक्स नहीं, फिर भी तुम्हें सामान्य आकार में लाना मेरा कर्तव्य है। नहीं अंकल, अब मुझे विलक्षण आकार को खोना नहीं चाहता। आप औषधि भी बना लेंगे तो मैं नहीं पीऊँगा। अच्छा बाबा, मत पीना बस। लंबू टेबल में फुदकने लगा। हाँ, यह हुई ना बात। अच्छा बोलो, अब मेरे पास क्यों आए हो? हमें शूटिंग पर जाना चाहते हैं, तो इतनी सी बात के लिए पूछने की क्या जरूरत है? जाओ, चले जाओ। शुक्रिया अंकल, पर शूटिंग में साथ शिकार भी खेलेंगे ना, इसलिए। पर उधर अंधेरे से पहले लौट आना। फौलादी सिंह राइफल उठाते हुए। हाँ अंकल, हम अंधेरे से पहले लौट आएंगे। आपके लिए सुनहरा हिरण की खाल लाएंगे। जब तेरी कमर में दो दो पिस्तौल लटक रही हैं तो यह राइफल क्यों ले रहा है? अरे बुद्धू, शूटिंग के लिए शिकार का जो मजा राइफल में है वह पिस्तौल में है कहाँ? ठीक है बाबा, मेरी तरह 10-20 और ले चल हथियार, मुझे क्या। हाँ बच्चों, तुझे क्या, तू तो आराम से मेरी जेब में बैठेगा। जब अब तेरी जेब तो मेरा घर बन गई, इसमें रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कहते हुए लंबू उछल कर फौलादी सिंह जेब में समा गया। चल, अब देर मत कर। अच्छा अंकल, हम जाते हैं। फौलादी सिंह खुली जीप में दौड़ाता हुआ जंगल की ओर चल दिया। वाह, मजा आ गया, क्या मस्त हवा है। घने जंगल में पहुंचकर जीप को धीमी कर देता है। यहाँ उतरकर शिकार खेला जाए। ओके, लाओ मेरी रिवॉल्वर। तेरी कौन सी रिवॉल्वर है? हाँ यार, पिस्तौल मेरे लिए राइफल से कम नहीं। निकाल, मैं भी एक आध शेर मार लूं। बेटा तुम एक आध खरगोश मार ले, वही बहुत है। तभी फौलादी सिंह आकाश में उड़ते एक पक्षी पर निशाना बांधता है और गोली चला देता है। पक्षी गुलाटी खाता हुआ जमीन पर गिरता है। वाह, क्या निशाना है। और आगे बढ़कर फौलादी सिंह एक हिरण, चीता, बारहसिंगा, खरगोश इत्यादि का शिकार करते हैं। ओ मारा धान। शाम बीत गई, अब हम लौट चले। हाँ चलो, वैसे भी हम शिकार के चक्कर में काफी घने जंगल में आ गए हैं। वे दोनों जीप पर सवार हुए। काफी
दूर एक तेज प्रकाश पेड़ों की ओर से बाहर निकलना प्रतीत हुआ। फौलादी सिंह आश्चर्य में पड़ गया। देखो, वह पेड़ों की ओर से इतना तीव्र प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? यार, कंधे पर बैठा हो तो देख पाऊंगा। और अब देखा, अरे, इतना तीव्र प्रकाश जंगल से कहाँ से आया? जरूर कोई रहस्यमय बात है, चलो चलकर देखते हैं। पर रात होती जा रही है, अंकल चिंता हो जाएगी। फौलादी सिंह ने अपनी कलाई में घड़ी में फिर ट्रांसमीटर से जॉन से संपर्क किया। हेलो हेलो अंकल। उधर जॉन को संकेत मिलते ही अपने ट्रांसमीटर ऑन करते हैं। हेलो फौलादी सिंह भाई, कहाँ हो? अब तक घर क्यों नहीं आए? अंकल, जंगल में कुछ दूरी पर एक रहस्यमय तेज प्रकाश फैल रहा है। कैसा प्रकाश? ऐसा प्रकाश हमने पहले कभी नहीं देखा। छोटे क्षेत्र, बिल्कुल दिन जैसा वातावरण है, जबकि पास पास अंधेरा है। तो तुम उस शैतान को देखने जा रहे हो? हाँ अंकल। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो ना? क्या मतलब अंकल? मतलब यह है कि तुम्हारे पास सुरक्षा के हथियार है ना? हाँ अंकल। उसकी आप चिंता मत कीजिए। ट्रांसमीटर ऑफ कर देता है और जीप को उधर की मोड़ देता है जिधर विलक्षण प्रकाश दिखाई दे रहा था। अब हम आराम से उस अनोखी रोशनी का निरीक्षण करेंगे। आश्चर्य है, जंगल में इतनी धूमधाम से मंगल कौन मना रहा है? वे जैसे ही उस की ओर बढ़ रही रोशनी में चकाचौंध बढ़ती जा रही थी। जीप को दूर झाड़ियों में छिपाकर पैदल आगे बढ़ेंगे। कमाल है, रात में दिन जैसा लगता है इस जगह। फौलादी सिंह घनी झाड़ियों में घुसा कर रख देता है। जीप को घनी झाड़ियों में घुसा कर रख देता है। चल अब आगे बढ़े। सावधानी से आगे बढ़ना फौलाद। फौलाद ने देखा कि एक मैदान में एक चमकदार वस्तु रखी है और कुछ ऊंचाई पर एक गोलाकार वस्तु के ऊपर लटक रही है जिससे वह तीव्र प्रकाश निकल रहा है। ओह, यह गोलाकार वस्तु उड़न तस्तरी जैसी है। यह दूसरा गोला चांद की तरह दमक रहा है। रोशनी इसी से आ रही है। फौलाद और लंबू पेड़ की आड़ में खड़े होकर काफी दूर यह आश्चर्यजनक दृश्य देखते हैं। जरूर किसी दूसरे ग्रह से वहां लोग से आए हुए हैं। हमें फौरन अंकल को खबर करनी चाहिए ताकि वह प्रशासन तथा सतर्क विभाग को सूचित कर दे। तुम ठीक कह रहे हो। जाने किस उद्देश्य से लोग आए होंगे, पर अभी कोई प्राणी दिखाई नहीं दिया। लगता है वे लोग विशाल उड़न तस्तरी में हैं, सब तरह व्यवस्था किए होंगे, तभी बाहर आने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है, लेकिन क्यों? ताकि यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फौरन यहाँ से भाग सके। बाहर इनकी वस्तु पृथ्वी पर छूट न जाए। हाँ, यह बात हो सकती है। चले फिर आगे बढ़कर देखते हैं। चलो प्यारे, जाना तिल पर लेकर। फौलादी सिंह पेड़ की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ा। जाने कैसे होंगे ये लोग। अब वे दोनों काफी पास पहुंच जाते हैं। मैदान साफ दिखाई देने लगता है। पेड़ों का सिलसिला खत्म हो जाता है। इस उड़न तस्तरी का सारा मैदान घेर रखा है। अब तो खुले में ही आगे बढ़ना होगा। सब तरह से होशियार रहना। मैं तो रहूंगा, तू अपना ख्याल ध्यान रखना। फौलाद अब खुले मैदान में आगे बढ़ता है। हो सकता है उड़न तस्तरी की खिड़कियों से कोई हमें देख रहा हो। चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, यह रहस्य का पर्दा उठाना पड़ेगा। फौलादी सिंह तेजी से आगे बढ़ता है, तभी किसी वस्तु से टकरा कर गिर पड़ता है। अरे बाप रे, क्या हुआ? फौलादी सिंह तेजी से उठता और हवा में दोनों हाथ उठाकर कुछ टटोलता है। जाने जहाँ क्या किसी से टकरा गया था। ओह, यह अदृश्य दीवार जो हमें उड़न तस्तरी तक नहीं पहुंचने देगी। दीवार। फौलादी सिंह दीवार को टटोलते हुए मैदान के किनारे किनारे आगे बढ़ता है। लगता है उड़न तस्तरी के चारों ओर अदृश्य दीवार खींची गई है। पर इतनी विशाल और पारदर्शी दीवार कैसे बनाई होगी इन लोगों ने? कमाल है। तभी इन लोगों को कोई डर चिंता नहीं पृथ्वी के लोगों से।
कितना पुख्ता प्रबंध किया आश्चर्य है। जरा इन पर जोर मजा कर देखो, यह कितना पुख्ता है। हाँ, यह भी पता कर दिया जाए कि आगे यदि जगह बन जाएगी तो अंदर घुस सकते हैं। फौलादी सिंह ने दोनों हाथ का जोर लगाकर धकेला, कोई असर नहीं हुआ। बहुत मजबूत दीवार है। फौलाद ने जबरदस्त घूसे का वार करते हुए, कोई असर नहीं। पूरी शक्ति से इससे टकराता हूँ। हाँ, एक बार यही भी आजमा लो। और फौलाद लंबू एक तरफ करके अपनी पूरी शक्ति से अदृश्य दीवार से छलांग लगाई। वह जितनी तेजी से टकराया उतनी तेजी से उछलकर पीछे की ओर कलाबाजियां खाता हुआ गिरा। अरे बाप रे, यह तो एकदम इस्पाती दीवार मालूम होती है। इसको पार करने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। फौलादी सिंह ऊपर की ओर देखता है। अदृश्य होने की वजह से इसका और जोर का पता नहीं लग रहा। हो सकता है ऊपर से खुला हो। मैं कोशिश करता हूँ, बस तेरे बस की काम नहीं है। और लंबू दौड़कर तेजी से दीवार की टक्कर मारता है। पीछे कोई गुलटियां खाते हुए गिरता है। अरे बाप रे, मेरा सिर घूम गया। वाह, क्या कल्लाबाजी। फौलादी भाई, मुझे उठाया नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फौलादी ने अपनी बेल्ट पर लगा उड़ने वाला बटन दबा दिया। मैं ऊपर उड़कर निरीक्षण कर लूं किलेबंदी का। जा बाबा, तब तक मैं यहीं पड़ा रहता हूँ। और फौलादी सिंह हाथ ऊपर उठाता है और तीर की तरह हवा में उड़ जाता है। ऊपर उठकर वह मैदान की तरफ जाते हुए नीचे की ओर उतरता है। तभी गोलाकार में तनी अदृश्य दीवार उसके पैरों से टकराती है। ओह, ऊपर भी दीवार है। वह दीवार पर उतर कर खड़ा हो जाता है। अंतरिक्ष वासियों ने उड़न तस्त्री के चारों ओर अदृश्य दीवार से ढक रखा है। इसका मतलब अंदर घुसने की कोई चारा नहीं। फौलादी एक बार ही हवा में आता है और लंबू के पास वापस आता है। वह अदृश्य दीवार बनी हुई, अंदर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं। चलो वापस अंकल को बताएं। लंबू उछलकर जेब में जाता है और दोनों वापस लौटते हैं। अभी वह यह बात अंकल के सिवा किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, वरना लोग भयभीत हो जाएंगे। फौलादी सिंह जीप से निकाल कर वह घनी जंगल में, जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं, बाहर निकलता है। घर जाकर वह सीधे डॉक्टर जान के कमरे की ओर बढ़ता है। जान कुर्सी में बैठा पाइप पीते हुए उनका इंतजार कर रहा था। बड़ी देर लगा दी अंकल, मामला कुछ रहस्यमय है। लगता है किसी ग्रह से प्राणी आए हुए हैं वहाँ। दूसरे ग्रह के प्राणी? हाँ अंकल, घने जंगल में, बाद में जंगल, वहाँ कोई मनुष्य घूमने का साहस नहीं करता। वहाँ एक विशाल उड़न तस्ती खड़ी है। क्या कह रहे हो? सच अंकल, और एक इतने बड़ा आश्चर्य है। उड़न तस्ती के चारों ओर एक इस्पाती दीवार है का निर्माण किया गया है। वहां तक घुस नहीं सकता। अदृश्य दीवार, उड़न तस्ती, दूसरे ग्रह के लोग, हमें सतर्कता से निरीक्षण करना पड़ेगा। इस बात का पता अभी किसी को नहीं चलना चाहिए, तो हमारे काम में बाधा पड़ेगी। मैं कल फिर जाऊंगा। जाओ, खाना खाकर सो जाओ। काफी समय हो गया है। एकांत पर विचार करूंगा और उसकी टोल लेने की बताऊंगा। अच्छा अंकल, हम जाते हैं। और उड़न तस्त्री में विचित्र मानव अपनी शक्लें, उल्लू जैसे कान, नुकीले ऊपर उठे हुए पतले हाथ पैर, यंत्र पर कुछ मानव कार्य कर रहे हैं। उनमें अलग प्रकार का मानव उनका कमांडर है जो पास खड़ा है। कमांडर, हमारी किरणें ने उस पृथ्वीवासी के मकान पर पता लगा लिया है जो यहाँ आया था। ठीक है, यहाँ लाने का प्रबंध करे, वरना हमारे यहाँ आने की खबर फैला देगा और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जो आज्ञा। एक दल उसके घर भेजो। जो आज्ञा। और दूसरा दल सोने की खान
में भेजो। कल अपनी एक टुकड़ी पेट्रोल भंडार में भेजी जाएगी। हम लोग उधर से धरती से सोना पेट्रोल ले जाते हैं, क्योंकि दोनों पदार्थ हमारे ग्रह पर नहीं होते। आप ठीक कह रहे हैं, हमें पृथ्वी को पेट्रोल और सोने से खाली कर देंगे। पेट्रोल मिल जाने पर हम पृथ्वी के वाहनों जैसी वाहनें बनाने में समर्थक हो जाएंगे, और सोने के बने आभूषण हमारे ग्रह की स्त्रियां पहन पहन सकेंगी। फिर हमें हीरे, पीतल, लोहे के बने आभूषण नहीं पहनने पड़ेंगे। जाओ, अपना दल ले जाओ। जो गया। एक अजीब हथियार से लैस होकर विचित्र मानव अपने छोटे से यान में बैठ जाते हैं। छत खाली है ताकि हम बाहर निकल सके। जो गया। ग्रहवासी नैकर एक यंत्र चक्र घुमाता है और यान ऊपर उठता है, और पारदर्शी दीवार से बाहर निकलकर तेज गति से डॉक्टर जान के घर की ओर फौलाद का अपहरण करने चल पड़ता देता है। यान की तेजी इतनी तेज होती है कि चंद सेकंड बाद डॉक्टर जान के घर पर करीब पहुंच जाता है। डॉक्टर जान के घर जाते ही यान अधर में खड़ा हो जाता है, और एक अदृश्य पट्टी से ग्रहवासी जान की छत पर ऐसे उतरते हैं जैसे किसी पहाड़ी ढलान पर। दूसरा दल उड़न तस्तरी से निकलकर सोने की खान की ओर रवाना होता है। सोने की खान के आसपास पहरा दे रहे थे। यान पहले ग्रहवासी का जायजा यान पहले यान वासियों का जायजा लिया। यह जगह है जहाँ सोना नामक धातु निकाली जाती है। पृथ्वीवासी से बहुमूल्य धातु मानते हैं। यदि हम सफल हो गए तो पृथ्वी से सोने का नाम मिटा देंगे। इसकी पृथ्वी पर अनेक खने हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो पृथ्वी हमारी मुट्ठी में होगी, और इसका अधिकतर कारोबार या लेन देन इसी धातु से चलता है। फिर हम पृथ्वी को गुलाम बना सकेंगे। और यदि हम पृथ्वी से पेट्रोल ले जाने में सफल हो गए तो यहाँ आवागमन सेवा ठप हो जाएंगी और सारी पृथ्वी पर काम रुक जाएगा। इन मूर्ख पृथ्वीवासियों को लूटने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस खान की दूसरी ओर जो गोदाम बना है, चलो, सोना वहीं बड़ी बड़ी सीढ़ियों के रूप में रखा है, और उनका यान रात के अंधेरे में सोने की खान के गोदाम में उतरा। एक पहरेदार यान को उतरते देख सावधान हो गया, बंदूक तान लेता है। कौन है वहाँ? कैसी विचित्र हवाई जहाज है? अन्य सिपाहियों को सीटी बुलाकर बुला लूं, खतरा लगता है। और पहरेदार ने जोर जोर से सीटियां बजाने लगता है। 3-4 पहरेदार बंदूक ताने वहां आते हैं। तभी यान का दरवाजा खुलकर 4 ग्रहवासी नीचे उतरते हैं। विचित्र ग्रहवासियों को देखकर पहरेदार की घी बन जाती है। ये कौन है? बाप रे, ये कौन है? कौन से प्राणी है? बिल्कुल भूत की तरह। इनके हाथों में हथियार है। फायर करो, इन्हें मार डालो। इनके इरादे बुरे लगते हैं। गोली चलाओ। लेकिन तभी ग्रहवासी अपने विचित्र हथियार किरण फेंकते हैं। चारों पहरेदार वहीं झुलस कर मर जाते हैं। ग्रहवासी गोदाम का दरवाजा अपने हथियार से पिघला कर अंदर घुस जाते हैं, और सोने की सीढ़ियां लाकर अपने यान पर चढ़ाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जरा सी यान में सारी सिल्लियां समा गई और गोदाम खाली हो गया। तभी कुछ पहरेदार भी आ जा गए। उन्होंने हमला कर दिया। ग्रहवासी ने हथियार से उन्हें भी घायल कर दिया, और अज्ञात ग्रह के वासी सोना लेकर उड़ गए। एक घायल किसी तरह टेलीफोन बूथ पर पुलिस को फोन किया। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। जी इंस्पेक्टर साहब, सोने की खान भूत जैसी विचित्र मानवों ने हमला किया है, सोना ले गए हैं। क्या सारा गोदाम खाली कर गए? कितने यान थे? हाँ, केवल एक देखा। असंभव, हम अभी पहुंच रहे हैं। और उधर फौलाद के कमरे में खिड़की
में दूसरा दल पहुंच जाता है। एक गृहवासी अंदर प्रवेश करता है। 8 से फौलाद जाग जाता है और कुर्सी से उछलकर खड़ा हो जाता है। गृहवासी उसे पकड़ने झपटने से पहले ही फौलाद छलांग लगा देखकर उसके पैरों को जकड़ लेता है। गृहवासी बुरी तरह गिरता है। फौलादी उसे उठाकर एक और फेंकता है। ये लोग शायद मुझे पकड़ने आए हैं। तभी अपने छोटे पलंग पर सो रहा लंबू जाग जाता है और पलंग पर खड़ा हो जाता है। ओह, अंतरिक्षवासी! फौलाद, जमकर मुकाबला करना। तभी फौलाद को उठाकर फिर फेंकता है। वह लंबू के पलंग पर गिरता है। वाह, मैं भी एक दो हाथ लगा दूं। लंबू उछलकर गृहवासी के सिर पर सवार होकर हथेली से जूड़ों वाला भीषण प्रहार करता है और अंतरिक्ष का गृहवासी के सिर दो भागों में विभाजित हो जाता है, वहीं ढेर हो जाता है। अरे, तूने इसका सिर तरबूज की तरह फोड़ दिया, कमाल कर दिया। प्यारे, हम बोने हैं तो क्या हुआ, शक्ति में हम भी कम नहीं। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक बात होती है। मृत गृहवासी के शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता है। ओह, यह तो पिघल रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। फौलादी दरवाजा खोलता है। रक्तजान अंदर आते हैं। यह ये क्या? यह कौन है? अंतरिक्षवासी मेरा अपहरण करना चाहा। लंबू के प्रहार से इसका सिर फट गया और मर गया। मरने के बाद इसका शरीर मोम की तरह पिघल रहा है। ओह, हमारे पास कोई सबूत नहीं रह सकता कि हम एक गृहवासी को मारा है। लगता है बाहर छत पर और भी गृहवासी हैं। तभी खिड़की से दो गृहवासी नजर आते हैं। एक अपने हथियार का निशाना फौलाद पर लगाता है। ओह, यह तो काफी तादात्म्य लगते हैं। खतरा! फौलाद, यह खुखार हो गई लगता है। क्या अब अंतरिक्ष मानव फौलाद को पकड़ कर उड़न तस्तरी से आई थी? क्या अंतरिक्ष मानव को सोना ले जा सके? फौलादी उड़न तस्तरी को कैसे तोड़ा? यह सब जानने के लिए अगला भाग उड़न तस्तरी का रहस्य में पड़ी।